प्यारे बच्चों, भौतिक विज्ञान की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले कक्षा में हम लोगों ने वेक्टर विश्लेषण में वेक्टरों को जोड़ने की विधि तक पढ़ा था। आज हम वेक्टरों का घटाना पढ़ने जा रहे हैं। वेक्टरों का जोड़ना तथा वेक्टरों का घटाना, इन दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। यदि हमें किसी वेक्टर ए से बी को घटाने का तात्पर्य है कि ए में माइनस बी को जोड़ना, यानी कि ए माइनस बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस ब्रैकेट में माइनस बी। यदि एक वेक्टर ए में नेगेटिव वेक्टर बी जोड़ दिया जाए तो वो ए माइनस बी ही हो जाता है। यानी कि जिस तरह से हमें जोड़ना है उसी तरीके से घटाना है। बस हमें यदि ए में से बी को घटाना है तो बी के विपरीत वेक्टर को हमें इसमें जोड़ना होगा। तो जैसे यहाँ पर देखिए, चित्र में एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। ए में से बी को घटाना है तो हम बी का एक विपरीत वेक्टर बना लेते हैं, यानी कि परिमाण बदले बिना उसके दिशा को विपरीत कर देते हैं तो वो माइनस बी वेक्टर हो जाता है। उसके बाद त्रिभुज विधि से हम इसको जोड़ लेते हैं। पहले में हम यहाँ पर ए माइनस बी निकाल रहे हैं और तीसरे चित्र में देखिए बी माइनस ए निकाल रहे हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए माइनस बी और बी माइनस ए एक समान नहीं है, अर्थात यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। वेक्टर ए से बी को घटाने के लिए सर्वप्रथम बी का विपरीत वेक्टर माइनस बी प्राप्त करते हैं एवं वेक्टरों के जोड़ने की त्रिभुज विधि द्वारा ए में माइनस बी को जोड़कर परिणामी आर प्राप्त करते हैं। और आर किसके बराबर हो जाता है? ए माइनस बी के बराबर हो जाता है। यदि ए तथा बी एक ही बिंदु से खींचे जाएं तो बी के शीर्ष से ए के शीर्ष को मिलाने वाला वेक्टर आर ए माइनस बी होगा। इसी प्रकार बी से ए को घटाने पर परिणामी आर डैश बी माइनस ए प्राप्त होगा। चित्र 1 और 3 से स्पष्ट है कि आर बराबर माइनस आर डैश है, यानी कि ए माइनस बी बराबर माइनस बी माइनस ए। अतः यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। अब इस तरह से हम वेक्टरों का जोड़ना और घटाना समझ गए। दूसरा एक टर्म यहाँ पर आता है समतल में वेक्टरों का वियोजन। वेक्टरों का वियोजन एक तरीके से जोड़ने की विपरीत स्थिति है या विपरीत प्रक्रिया है, क्योंकि जब हम दो वेक्टरों को जोड़ते हैं तो दो वेक्टर मिलकर एक परिणामी वेक्टर के बराबर होते हैं। वियोजन में हम इसका उल्टा करते हैं, किसी एक वेक्टर को दो वेक्टरों में तोड़ते हैं, वियोजित करते हैं। जोड़ते समय दोनों वेक्टरों का परिणामी जो होता है उन दोनों वेक्टरों के परिणामी प्रभाव के बराबर होता है। और जब हम वियोजित करते हैं तो एक वेक्टर को ऐसे दो वेक्टर में वियोजित करते हैं जिनका प्रभाव उस अकेले वेक्टर के समान हो। अर्थात यदि किसी वेक्टर को एक समतल में ऐसे दो वेक्टरों में वियोजित किया जाए कि उनका संयुक्त प्रभाव वही हो जो उस अकेले वेक्टर का है, तो वियोजित वेक्टरों को दिए गए वेक्टरों के घटक कहते हैं और इस प्रक्रिया को हम वेक्टरों का वियोजन कहते हैं। यदि वियोजित घटक परस्पर लंबवत हों तो यह घटक आयताकार घटक कहलाते हैं। जैसे चित्र में दिए गए वेक्टर ए को आयताकार घटकों में वियोजित करने के लिए उसके प्रारंभिक बिंदु ओ को मूल बिंदु मानकर लंबवत अक्षें ओ एक्स एवं ओ वाई बना लेते हैं। अब ए के शीर्ष आर से ओ एक्स एवं ओ वाई पर लंब आर पी एवं आर क्यू डाल लेते हैं। बिंदु ओ से पी एवं क्यू तक खींचे गए वेक्टर ए एक्स एवं ए वाई हों तो ए के आयताकार घटक हो जाएंगे। यहाँ चित्र में समझिए, ओ आर जो है यह वेक्टर है ए। इस बिंदु आर से इस पर एक लंब डाल लेंगे और एक इस पर लंब डाल लेंगे। अब यहाँ एक वेक्टर बन जाएगा ओ पी, इस वेक्टर को लिखते हैं ए एक्स, और इधर एक वेक्टर बन जाएगा ए ओ क्यू, इसको लिखते हैं ए वाई। और ये ए एक्स और ए वाई का परिणामी निकाला जाए समांतर चतुर्भुज नियम से तो वो ए के बराबर होगा। यानी कि ए एक्स और ए वाई ये दो वेक्टर ऐसे हैं जिसका संयुक्त प्रभाव वेक्टर ए के ही बराबर है, अर्थात ए एक्स तथा ए वाई इसके घटक होंगे।
और ए एक्स और ए वाई क्योंकि परस्पर लंबवत हैं इसलिए यह घटक आयताकार घटक कहलाते हैं। मानकर लंबवत अक्ष, अब ए एक्स और ए वाई दो घटक हो गए। अब ए एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए होगा, क्योंकि ए एक्स और ए वाई का संयुक्त प्रभाव ए के बराबर है, यानी कि वेक्टर ए एक्स और वेक्टर ए वाई का परिणामी वेक्टर ए होगा। यदि ए का एक्स अक्ष से कोण थीटा हो तो कॉस थीटा का मान ओ पी अपॉन ओ आर होगा। यहाँ चित्र में देखिए, ये कोण थीटा है, इस थीटा में हम कॉस थीटा लें तो यह कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनिस, यानी कि ओ पी अपॉन ओ आर। इसी तरह से इसमें साइन थीटा भी लेंगे, तो कॉस थीटा जब लेंगे तो नीचे देखिए कॉस थीटा बराबर ओ पी अपॉन ओ आर ए एक्स अपॉन ए, यानी कि ए एक्स का मान ए कॉस थीटा समीकरण नंबर 2 में। और इसी तरह से साइन थीटा लेंगे तो ए वाई बराबर ए साइन थीटा आ जाएगा। समीकरण 3 एवं 2 का वर्ग करके जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसलिए ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए हो जाएगा, और ए का मान अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि हमें यदि घटक के मान पता हों, घटक के परिमाण पता हों, तो उस वेक्टर का परिमाण हम निकाल सकते हैं। इसी तरह समीकरण 3 से में समीकरण 2 से भाग करने पर ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स, टेन थीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स, यानी कि थीटा का मान टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स हो जाएगा समीकरण नंबर 5 में। इससे हम थीटा निकाल सकते हैं, यानी कि थीटा वह कोण है जो एक्स अक्ष के साथ बनने वाला कोण है। यानी कि यदि कोण निकल जाए और परिमाण निकल जाए तो वह वेक्टर प्राप्त हो जाता है। यानी कि हम वेक्टर से घटक प्राप्त कर सकते हैं और घटकों से वह वेक्टर भी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार यदि किसी वेक्टर के आयताकार घटक ज्ञात हों तो समीकरण 4 से उसका परिमाण एवं समीकरण 5 से उसकी दिशा ज्ञात की जा सकती है। यदि x एवं y अक्ष के अनुदिश एकांक वेक्टर i एवं j हो तो हम ax को axi भी लिख सकते हैं। वेक्टर ax x दिशा में है तो उसका परिमाण ax है, तो उसके साथ वेक्टर i एकांक वेक्टर लिख दिया जाए तो एकांक वेक्टर लिखने से उसके परिमाण में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि उसके परिमाण को 1 से जब गुणा करेंगे तो वही रहेगा। लेकिन i लिखने से यह पता लग जाएगा कि यह वेक्टर x दिशा में है, इसलिए क्योंकि ax वेक्टर x दिशा में है इसलिए वेक्टर ax को हम axi लिख सकते हैं, और इसी तरह से वेक्टर ay को ayj लिख सकते हैं। और समीकरण 1 से axi प्लस ayj इज इक्वल टू a हो जाता है। यदि यही त्रिविमीय घटक लिया जाए, यानी कि x y के अलावा एक x अक्ष z भी ले लिया जाए, तो यदि x y एवं z अक्षों के अनुदिश किसी वेक्टर के घटक ax ay az हों तो a का मान axi प्लस ayj प्लस एक और घटक आ जाएगा az k, जहाँ k z अक्ष में के अनुदिश एकांक वेक्टर है। यदि a अक्षों से क्रमशः अल्फा बीटा एवं गामा में कोण बनाए, यानी कि यदि वेक्टर x अक्ष के साथ अल्फा, y के साथ बीटा और z के साथ गामा कोण बनाए तो कॉस अल्फा का मान, कॉस बीटा का मान, कॉस गामा का मान हम लिख सकते हैं। क्योंकि कोण अल्फा x अक्ष के साथ बन रहा है तो कॉस अल्फा का मान ax अपॉन a होगा, बीटा कोण y के साथ बन रहा है तो कॉस बीटा का मान ay अपॉन a होगा, और गामा z अक्ष के साथ बन रहा है इसलिए कॉस गामा का मान az अपॉन a होगा। और यहाँ से हमें परिमाण से मिल जाएगा, परिमाण वेक्टर ए का हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को डायरेक्शन कोसाइंस कहा जाता है। तो यह वियोजन हो गया। वियोजन जोड़ने का एक तरीके से उल्टी प्रक्रिया है। तो हमने वेक्टरों का जोड़ना तथा घटाना और उसकी एक विपरीत प्रक्रिया, हमने वेक्टरों का वियोजन पढ़ा। अब किसी वेक्टर का स्केलर से गुणन, यदि किसी वेक्टर को किसी स्केलर से गुणा कर दिया जाए तो उसके परिमाण पर केवल प्रभाव पड़ता है, उसका परिमाण उतने गुना हो जाता है। माना किसी वेक्टर a को स्केलर k से गुणा करने पर गुणनफल एक वेक्टर r प्राप्त होता है, तो इसकी दिशा वेक्टर a की ही दिशा होगी, जबकि परिमाण a के परिमाण का k गुना हो जाएगा। यदि k मूल वास्तविक संख्या हो तो r का मात्रक वही होगा जो a का है। यदि k मुक्त कोई स्केलर हो तो गुणनफल r एक नई भौतिक राशि को व्यक्त करता है। जैसे अदिश द्रव्यमान m का वेक्टर v से गुणनफल नई भौतिक राशि संवेग को व्यक्त करता है। तो यह तो बात हो गई स्केलर को, हम किसी वेक्टर को एक स्केलर से गुणा करेंगे।
अब हम देखते हैं यदि हम दो वेक्टरों को ही गुणा करें, जब दो वेक्टरों को गुणनफल करते हैं तो यह गुणनफल दो प्रकार से किया जाता है, एक अदिश या स्केलर गुणन और दूसरा सदिश या वेक्टर गुणन। पहले हम दो वेक्टरों का स्केलर गुणन या अदिश गुणन पढ़ते हैं। दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल एक अदिश राशि होती है जिसका परिमाण दोनों के परिमाणों तथा उनके बीच के कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। यदि ए तथा बी के बीच कोण थीटा हो तो ए डॉट बी लिखने का मतलब है हम स्केलर गुणनफल को डॉट से लिखते हैं बीच में, क्योंकि गुणनफल के दो साइन होते हैं, एक डॉट और एक क्रॉस। तो एक गुणनफल में हम डॉट लिखते हैं और दूसरे में क्रॉस लिखते हैं, जिससे कि हम दोनों गुणनफलों को एक दूसरे से विभेद कर सकें। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, परिभाषा के अनुसार दोनों के परिमाणों का गुणनफल और दोनों के बीच बनने वाले कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा इक्वल टू ए ब्रैकेट में बी कॉस थीटा लिख सकते हैं या ए कॉस थीटा इंटू बी लिख सकते हैं। अर्थात एक वेक्टर के परिमाण को दूसरे वेक्टर के उस घटक से गुणा करना है जो पहले वेक्टर की दिशा में है। यदि ए और बी के बीच कोण थीटा बन रहा है तो बी वेक्टर का यदि घटक हम ए की दिशा में लेंगे तो यहाँ से लंब डालेंगे तो यह क्या होगा, बी कॉस थीटा होगा। और यदि बी का घटक ए की दिशा में लेंगे तो वह ए कॉस थीटा होगा। यानी कि एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के उस घटक से गुणनफल करना जो उस वेक्टर की दिशा में हो, ऐसे गुणनफल को हम अदिश गुणनफल कहते हैं। इस प्रकार दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल किसी एक के परिमाण एवं उसी की दिशा में दूसरे वेक्टर के घटक के गुणनफल के बराबर होता है। उदाहरण, बल F के प्रभाव में किसी वस्तु का थीटा कोण पर विस्थापन S हो तो कार्य W बराबर F डॉट S। यह कार्य W एक अदिश राशि है। स्केलर गुणनफल के गुण, स्केलर गुणनफल धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। स्केलर गुणन योग पर विपरीत वितरित होता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करता है। यदि हम ए डॉट बी प्लस सी करें तो बी और सी दोनों के साथ इसका गुणनफल होगा, दोनों पे वितरित होगा, यानी कि स्केलर गुणन योग पर वितरित होता है। परस्पर लंबवत वेक्टरों का स्केलर गुणनफल शून्य होता है क्योंकि थीटा का मान 90 होगा और कॉस थीटा आता है हमारे स्केलर गुणनफल पर, तो कॉस 90 का मान 0 होता है, इसलिए परस्पर लंबवत वेक्टरों का गुणनफल शून्य हो जाता है। दो समांतर वेक्टरों का अदिश गुणनफल उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। यदि ए तथा बी समांतर हैं तो थीटा बराबर 0, अतः ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस 0। कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। एक वेक्टर का उसी वेक्टर से गुणा कर दिया जाए तो ए डॉट ए इंटू ए दोनों का परिमाण और दोनों के बीच 0 कोण बनेगा, क्योंकि दोनों एक ही वेक्टर है तो एक ही दिशा है। कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से हम लंब कोणीय वेक्टरों का अदिश गुणनफल निकाल सकते हैं। आई डॉट जे करेंगे, जे डॉट के करेंगे, के डॉट आई करेंगे, तो ये सब आई जे के परस्पर लंबवत है, जे के परस्पर लंबवत है, के आई के परस्पर लंबवत है, तो यह सभी स्केलर गुणनफल 0 हो जाएंगे क्योंकि लंबवत वेक्टरों का गुणनफल शून्य होता है। जबकि आई डॉट ए ऊपर वाले फॉर्मूले ए डॉट ए से ए का स्क्वायर होगा, ए मतलब आई का परिमाण हम यहाँ लेंगे तो आई का परिमाण 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा। यानी आई डॉट आई करें तो 1 के बराबर होगा, जे डॉट जे करें तो 1 के बराबर होगा और के डॉट के करें तो 1 के बराबर होगा। घटकों के पदों में दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल यदि वो घटक के रूप में दिया है आयताकार घटकों के रूप में, तो ए बराबर ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, बी इज इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। ए डॉट बी करेंगे हम, वितरित नियम लगाएंगे, 3 टर्म पहले में है और 3 टर्म दूसरे में है, सबका एक दूसरे से गुणनफल करके हम इसको हल करेंगे। तो हल करने पे हमें प्राप्त होगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई। और इसी से हम चाहें तो उसके बीच का कोण निकाल सकते हैं। ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी हो जाएगा। ए डॉट बी पहले ऊपर के फार्मूले से कर लेंगे और ए का परिमाण निकाल लेंगे अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर से, और बी का परिमाण निकाल लेंगे अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर से। और गुणनफल ऊपर हमने अभी निकाला ये घटकों के रूप में, इस मान को निकाल कर हम हल कर देंगे तो हमें उनके बीच का कोण भी प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा एक चीज़ रह गया केवल, बस अब वेक्टरों का अदिश गुणनफल।
तो उसको भी हम आज के लेक्चर इसके बाद आप इसको देख लें, पहले उसको भी अब एक वीडियो भेजकर समझाया जाएगा।